आज हम लोग दक्षता अभ्यास 9 के प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहले का पहला है 4a-12। इसमें दो पद है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक है ये। तो हम इन पदों का गुणनखंड रूप लिख दें। ये जैसे 4a, तो 4 को लिख सकते 2 गुणे 2 गुणे a। ऋण 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। यह दो दोनों ही पदों में है, यह दो दोनों ही पदों में है। ए इस पहले पद में है लेकिन दूसरे में नहीं है। 3 दूसरे में है लेकिन पहले में नहीं है। यही 2 गुणे 2, यही कॉमन है। पहले वाले पद से बच जाएगा ए ऋण 3। ये हो गया 2 दूना 4, ए ऋण 3। अगर आप ऐसे ही बिना गुणनखंड किए देख सकते हो कि क्या उभयनिष्ठ है, तो सीधे भी आप लिख सकते हैं। गुणनखंड रूप लिखना आवश्यक नहीं। इसका दूसरा भाग, पहले वाले का दूसरा भाग है AC ऋण BC धन C धन CB। पहले वाले का दूसरा भाग। इसको हम लोग 3 तरह से कर सकते हैं। AC ऋण BC धन C धन CB। तो पहला तरीका है कि ये ऋण BC और धन BC, C गुणे B, B गुणे C एक ही है। CB BC का मान समान है। तो ये ऋण BC जितना ऋण में उतना धन में, ये दोनों मिलकर के शून्य हो जाए। बच गया AC धन C, और इन दोनों ही पदों में C उभयनिष्ठ है, तो बच जाएगा A धन A। देखिए उभयनिष्ठ लेने के बाद में क्या बचा, ये जानने के लिए इसी उभयनिष्ठ से उन पदों में भाग दे देते। देखिए जब उभयनिष्ठ C ले लिया तो C से इस पहले पद में भाग दे दिया। ये C कट गया, A बच गया, धन A बच गया, तो यहाँ धन A लिख उठा। अब फिर इस C में इस उभयनिष्ठ से भाग दे दे तो ये कट करके 1 हो गया, तो यहाँ 1 बच गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है कि आप अगर ध्यान से देखें तो इस बीजीय व्यंजक में 4 पद हैं और चारों में ही C उभयनिष्ठ है, C सर्वनिष्ठ है, कॉमन है। तो इस C को कॉमन ले ले। अब क्या बचा, पहले पद से, दूसरे से, तीसरे से, इसी से भाग दे दे करके जान सकते। C से इसमें भाग दे दीजिए, ये कट गया, A बचा। फिर इस ऋण BC में C से भाग दे दीजिए, ये C कट करके ऋण B बचा। C में C से भाग दे दीजिए तो धन 1 बचा। CB में C से भाग दे दीजिए तो धन B। तो ये ऋण B धन B मिल करके अब शून्य हो गया, बच गया C A धन A। यही गुणनखंड हुआ है। एक तीसरा तरीका भी है इसका, जिसके लिए ये प्रश्न इस एक्सरसाइज में रखा है। वो इसलिए रखा है कि समूह बनाकर आप गुणनखंड करें। तो समूह बनाकर गुणनखंड करने के लिए AC ऋण BC धन C धन CB। तो समूह बनाकर हम लोग जब गुणनखंड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिनका जिनका हम समूह बना रहे हैं उनमें कुछ उभयनिष्ठ हो, साथ ही साथ आगे चलकर पुनः उभयनिष्ठ हो। केवल यही उभयनिष्ठ ना हो, आगे चल करके पुनः उभयनिष्ठ।
तो जैसे मान लीजिए कि ऐसे ही कोई समूह बना दिया, तो ये पहले और दूसरे को एक साथ रख के एक समूह में करेगा, तीसरे और चौथे को एक साथ रखकर एक समूह में करेगा। यहाँ से सी कॉमन होगा, ये हो जाएगा ए ऋण बी बचेगा। यहाँ से सी कॉमन होगा तो बच जाएगा एक धन बी। अब अगर इसके बाद ये कोष्ठक उभयनिष्ठ नहीं हुआ तो इसका गुणनखंड नहीं हो पाए, गुणनखंड रूप नहीं होगा। देखिए गुणनखंड का अर्थ हुआ कि केवल गुणन रूप में रहें, इस तरह से, ऐसे गुणा रूप में ही रहे ये। और अगर इस तरह से आता है तो ये गुणनखंड रूप नहीं। तो समूह बनाते समय न सिर्फ हम इस बात का ध्यान देते हैं कि उन्हीं को लेकर के ही समूह बनाए जिनमें कुछ उभयनिष्ठ हो, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उनमें उभयनिष्ठ लेने के बाद जो पद बचते हैं उनमें पुनः उभयनिष्ठ मिले, पुनः सर्वनिष्ठ मिले। इसलिए इसमें हम पहले दूसरे और तीसरे चौथे का समूह नहीं बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखते हुए ये एसी धन सी इसे एक साथ कर ले, ऋण बीसी धन बीसी को एक साथ कर, तो ऋण बीसी धन बीसी। अब देखिए इनको एक साथ करने के लिए कोष्ठक बनाएंगे, और कोष्ठक के बाहर ऋण हो गया तो ये चिन्ह बदल जाए। इस बीसी के पहले ऋण है तो हो गया धन, इस बीसी के पहले धन है तो हो गया ऋण। अब ये बीसी ऋण बीसी मिल करके हो जाएगा शून्य, और इन दोनों में सी उभयनिष्ठ हो, ये हो गया 0। यही बच गया सी ए धन ए। तो इस तरह इसे हम लोग 3 प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार। अगला है 36p धन 45p घात 3, चौथा भाग। 36p धन 45p घात 3, तीसरा भाग है। तो या तो इस तरह ही आप कॉमन ढूंढ ले जाते हैं, उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ खोज ले जाते हैं तो ठीक है, नहीं इस 36 को आपको गुणनखंड रूप में लिखना पड़ेगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह 45 को भी गुणनखंड रूप में लिखना पड़ेगा, 3 गुणे 3 गुणे 5, और तब आपको दिखेगा कि क्या उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों में एक तो 9 उभयनिष्ठ है और एक p। अब क्या बचा उसको एक ब्रैकेट में लिखना है, तो इसी उभयनिष्ठ से पहले पद में भाग दे दें, उसे लिख दें। इसी उभयनिष्ठ से दूसरे पद में भाग दे दें, उसे लिख। तो 9p से 36p में भाग देंगे, 4 बचेगा। 9p से धन 45p घात 3 में भाग देंगे तो 5p घात 2। ये इसका गुणनखंड है। इसी तरह से 3 और भाग हैं इसमें, उन्हें भी आप कर लीजिएगा। जैसे ये लिखा है y घात 2 ऋण 8ay। तो अगर हम इसे गुणनखंड रूप में लिखेंगे तो y गुणे y, 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, आगे a गुणे y। तो आपको केवल इसमें y उभयनिष्ठ मिलेगा। y उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ बचेगा y ऋण 8a। ये इसका गुणनखंड है। अब शेष भाग पहले के आप कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा है निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। दूसरे का पहला 3x ऋण 15yx पूरे का बटा 5y ऋण 1। तो अब अगर 15 को हम लोग 15yx को गुणनखंड रूप में लिखें तो 3 गुणे 5 गुणे y गुणे x। तो इन दोनों ही पदों में 3x
उभयनिष्ठ है। तो 3x उभयनिष्ठ होने के बाद अगर इस 3x से इस पहले पद में भाग दे दें तो आएगा 1। फिर इस उभयनिष्ठ 3x से दूसरे पद ऋण 15yx में भाग दे दे तो आ जाएगा 5y बटे 5y ऋण 1। अब देखिए ये गुणनखंड 1 ऋण 5y ये लिखा जाएगा 3 गुणे x गुणे 1 ऋण 5y। 1 ऋण 5y अंश में भी है और उसका विपरीत हर में भी। सेम तो नहीं है लेकिन विपरीत वाला है इसका। तो विपरीत वालों को समान बनाने के लिए किसी एक में, चाहे उस अंश वाले में चाहे हर वाले में, ऋण कॉमन ले लेते हैं। तो अगर इस अंश वाले में से कोष्ठक में से ऋण कॉमन ले लें, चाहे कहते हैं कि ऋण कॉमन लेंगे चाहे कहते हैं ऋण 1 कॉमन लेंगे, बात एक ही। तो यहाँ अगर ऋण कॉमन ले लें तो कॉमन वाला ऋण यहाँ आ गया 3x। और जैसे ही किसी कोष्ठक से हम लोग ऋण कॉमन लेते हैं, कोष्ठक के भीतर के चिन्ह बदल जाते हैं। जो धन है वो ऋण में बदल जाएंगे, ऋण वाले धन। फिर देखिए धन वाला है एक, वो हो जाएगा ऋण, और ये 5y ऋण वाला है तो हो जाएगा धन। ये धन हो गया इसलिए इसे पहले लिख दिया, 5y यहाँ धन हो, और ये हो गया ऋण 1 अपान में 5y ऋण 1। तो अब ये 5y ऋण 1 5y ऋण 1 विभाजित होकर के 1 हो जाए तो 3x गुणे 1 बटा 1 माने यही हो गया ऋण 3x। इस तरह जैसे इसका दूसरा भाग है, a घात 2b धन a b घात 2 पूरे का बटा a धन b। अब अगर अंश के दोनों पदों को गुणनखंड रूप में लिखें तो आप देखेंगे कि a कॉमन है और b कॉमन, a b से पहले पद में भाग दे दें, a बचा, धन दूसरे पद में भाग दे दें अपान a धन। देखिए ये a धन b कट करके 1, a b गुणे 1 a b अपान 1 a b ही रहे, ये आ गया a b। अच्छा इसी तरह से इसका भी थर्ड पार्ट है, आप कर लेंगे। अंश में 2x घात 2 कॉमन है और उससे हर वाला 2x घात 2 कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा, जो बचेगा उसे लिख देंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तीसरे का पहला है xy कोष्ठक में z घात 2 धन a घात 2 ऋण x स्क्वायर z a ऋण y स्क्वायर z a। तो जहां कहीं पहले से हमें इन गुणनखंड में कोष्ठक मिलता है, हम पहले कोष्ठक रिमूव करते, कोष्ठक हटाते हैं। उसके लिए इस कोष्ठक के बाहर लिखी हुई राशि से कोष्ठक के सभी पदों में गुणा होता है। तो एक्स वाई का गुणा जेड स्क्वायर में, फिर एक्स वाई का गुणा धन ए स्क्वायर में, तो एक्स वाई ए स्क्वायर। ये हो गया ऋण एक्स स्क्वायर जेड ए ऋण वाई स्क्वायर जेड ए। तो देखिए इसमें 4 पद हो गए, ये समूह बनाकर गुणनखंड होगा। लेकिन एक बात आप दिमाग में बैठा लें, अगर इस तरह कोष्ठक तोड़ करके हम 4 पद बनाते हैं, 6 पद बनाते हैं, तो अगर हम इसमें पहले और दूसरे को एक साथ लेकर एक समूह में रखेंगे तो फिर से हम यहीं पहुंच जाएंगे। इनको एक समूह में कर दे, फिर एक्स वाई कॉमन होगा, फिर ऊपर वाली लाइन हो जाएगी।
कोई लाभ नहीं हो। इसलिए जहाँ कहीं हम लोग कोष्ठक तोड़ते हैं, कोष्ठक तोड़ने के बाद जब पुनः समूह बनाते हैं तो उन्हें एक साथ नहीं रखते। तो इन्हें एक साथ नहीं रखना है, पहले से थे एक साथ, तो अब इसके साथ इसे कर ले और इसके साथ इसे। पहला तीसरे का एक समूह और दूसरे चौथे का एक समूह। तो इन दोनों ही पदों में देखिए क्या कॉमन है, एक्स जेड। यहां से बच गया वाई जेड ऋण एक्स ए। इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई ए। यहां से बच गया एक्स ए ऋण वाई जेड। अब देखिए पुनः ये जो कोष्ठक है, दो ही पद हैं, एक इस धन के पहले और एक इस धन के बाद। तो इन दोनों ही पदों में ये उभयनिष्ठ हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए सेम टू सेम नहीं है, ये एक दूसरे का विपरीत है। तो पहले हमें इनको सेम टू सेम बनाने के लिए चाहे इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसके जैसा हो जाएगा, या इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इसके जैसा। तो ये हो गया एक्स जेड वाई जेड ऋण एक्स ए। अब इसमें से माइनस कॉमन लेने चल रहे हैं, तो जो कॉमन होगा माइनस और ये प्लस, प्लस और माइनस का गुणा होके माइनस वाई ए। और माइनस कॉमन लेने के बाद आप जानते ही हैं कि ब्रैकेट के भीतर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस। ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इसे पहले ही लिख दें वाई जेड, और ये प्लस वाला माइनस हो गया एक्स। अब ये देखिए ये उभयनिष्ठ हो गया दोनों पदों में। वाई जेड ऋण एक्स ए कॉमन निकाल लिए, पहले पद से बच गया एक्स जेड ऋण दूसरे पद से बच गया वाई। यही इसका गुणनखंड है। सेकंड भाग, तीसरे का दूसरा देखिए, इसमें 6 पद है, तो समूह बनाकर गुणनखंड करेंगे। एक बार फिर से आपको याद दिला दे, समूह बनाकर गुणनखंड में न सिर्फ इस बात का ध्यान देते हैं कि किसका किसका समूह बनाए कि उनमें उभयनिष्ठ मिले, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उभयनिष्ठ लेने के बाद जो 2 पद 3 पद बनते हैं उनमें पुनः कुछ उभयनिष्ठ हो। अन्यथा अगर उभयनिष्ठ पुनः नहीं मिलेगा तो गुणनखंड रूप नहीं तैयार। तो उसके लिए अगर आप पहला दूसरा तीसरा एक साथ रखते हैं एक समूह में, चौथा पांचवा छठवां एक साथ रखते हैं, तो समूह नहीं बन पाएगा, उनमें कुछ उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। कोई कहे कि पहला दूसरा और इसके साथ ये कर दे तो इनमें पी कॉमन हो जाएगा, फिर इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा, और अगर कॉमन हो भी गया तो आगे चल करके उभयनिष्ठ मिलेगा कि नहीं। तो आपको समूह बनाकर देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पुनः उभयनिष्ठ हो। उसके लिए देखिए इससे पहले दूसरे और छठे को एक साथ करें, पी घात 3 धन पी ऋण पी की एक साथ, और इन्हें एक साथ करो, धन क्यू ऋण एक ऋण पी घात। आप पहले ब्रैकेट के तीनों ही पदों में पी उभयनिष्ठ है सर्वनिष्ठ है, तो पी कॉमन ले लें। यहां से बच गया पी घात 2 धन 1 ऋण क्यू। इन तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, सर्वनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं। तो जहां कुछ कॉमन नहीं मिलता वहां एक कॉमन लेते, और एक कॉमन लेने के बाद वैसे ही पूरा का पूरा बच जाता है। अब देखिए 2 पद, दोनों ही पदों में ये कोष्ठक वाली राशि समान तो है, लेकिन ये एक दूसरे के विपरीत है।
इसमें क्यू ऋण है तो यहाँ धन है, वहाँ ऋण 1 है तो यहाँ धन 1 है, वो p स्क्वायर ऋण a में है ये धन। तो हम चाहते हैं यदि सेम टू सेम हो जाए, उसके लिए किसी एक में ऋण कॉमन लेना पड़ेगा। चाहे पहले वाले में कॉमन ले ले तो दूसरे जैसा हो जाएगा, दूसरे वाले में कॉमन ले ले तो पहले जैसा, तो दूसरे वाले में कॉमन ले। इसमें से ऋण कॉमन लेंगे तो कॉमन हुआ ऋण और इस धन का गुणा हो जाएगा ऋण। ये हो गया q ऋण 1 ऋण p घात 2। अब ये जो कोष्ठक वाली राशि है, देखिए ऋण कॉमन लेने के बाद ये चिन्ह बदल जाएंगे, ध्यान देकर लगाएंगे आप। तो ये जैसे ऋण p घात 2 हो जाएगा धन p घात, ऋण 1 हो जाएगा धन 1, धन q हो गया ऋण। अब फिर से देखिए ये पूरा का पूरा कॉमन कोष्ठक, तो ये कोष्ठक अगर कॉमन ले ले तो पहले से बच गया p, दूसरे से ऋण 1, ये इसका गुणनखंड। इसी तरह से इसका तीसरा भाग भी है, चौथा देख लीजिए, चौथा भाग x घात 2 धन y घात 3, x y कोष्ठक में y धन ये। तो पहले इस कोष्ठक को तोड़ना पड़ेगा, कोष्ठक के बाहर वाली राशि से कोष्ठक के सभी पदों में गुणा, x y का गुणा y में तो x y घात 2, x y का गुणा 1 में तो x y। अब अगर हम फिर से इस तीसरे चौथे का एक समूह बना देंगे तो फिर से हम पहली वाली पंक्ति में पहुंच जाएंगे, समूह बनाएंगे, कॉमन लेंगे, फिर ये। तो अभी आपको समझाया गया जहां कहीं ऐसा हो कि कोष्ठक तोड़ करके जो जो पद बने हैं उनको पुनः एक साथ एक समूह में नहीं रखें। तो अगर तीसरे चौथे को एक साथ नहीं रखना है तो पहले तीसरे को एक साथ कर दे और दूसरे चौथे को एक साथ। इन दोनों में x कॉमन हो गया, बचा x धन y घात 2, इन दोनों में y कॉमन हो गया, y घात 2 धन x। पुनः ये कोष्ठक कॉमन हो गया, समान है, खाली क्रम बदला है, चाहे y घात 2 धन x कहो चाहे x धन y घात 2 कहो। तो ये x धन y घात 2 कॉमन हो गया, पहले पद से बच गया x धन दूसरे पद से y, ये इसका गुणनखंड। प्रश्न नंबर 4, एक भाग आप कर लेंगे, थर्ड पार्ट। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। गुणनखंड के हेल्प से निकालना है, ऐसे ही नहीं गुणा भाग कर देना। जैसे पहला है चौथे का 23 गुणे 72 धन 77 गुणे 72। इसमें दो पद हैं, दोनों में ही ये 72 कॉमन है तो 72 कॉमन ले लें। पहले पद से बचा 23, दूसरे से धन 77। ये हो गया 72 गुणे, ये 72 और कोष्ठक के बीच में गुणे का चिन्ह, और ये 23 और 77 जोड़ दे तो 100, तो 72 में 100 का गुणा कर दे, 7200 60,000। यही है, गुणनखंड की सहायता से ये सरल हुआ। ऐसा नहीं करेंगे कि इसका गुणा करके लिख दे, फिर धन लगा के इसका गुणा करके लिख दे और जोड़ दे, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे इसका दूसरा भाग है 56 गुणे 25 ऋण 25 गुणे 39 ऋण 25 गुणे 17। अब की 3 पद हैं, तीनों में 25 कॉमन है। पहले से बचा 56 ऋण दूसरे से ऋण 39, तीसरे से ऋण 17। ये हो गया 56, धन में है 56, ये दोनों ऋण वाले हैं, ये दोनों जोड़ दे तो ये भी हो गया ऋण 56।
56 ऋण 56 ये हो गया शून्य, तो 25 में शून्य का गुणा करेंगे शून्य आ जाएगा। और इसी तरह से थर्ड पार्ट है समूह बनाकर गुणनखंड वाला। सत्ताईस गुणे 47 चौथे का था, धन 55 गुणे 8, धन 27 गुणे 53, धन 45 गुणे 8। तो देखिए इस 27 वाले को एक साथ दोनों को कर दे एक समूह, जिससे 27 उभयनिष्ठ मिल सके, और ये गुणे 8 वाले को एक साथ कर। तो अब इन दोनों में 27 कॉमन हो गया, बचा 47 धन 53। उन दोनों में 8 कॉमन हो गया, 55 धन 45। 27 और ये जोड़ दे, 27 गुणे 100, 8 गुणे 100, ये हो गया 2700 धन 800, 3500। प्रश्न नंबर 5, व्यंजक यम घात 2 ऋण यमयन धन 4 यम में क्या जोड़ें कि यम ऋण यन उभयनिष्ठ खंड के रूप में प्राप्त हो। यम ऋण यन एक ऐसा खंड रहना चाहिए जो उभयनिष्ठ हो जाए, कॉमन हो जाए। यम ऋण यन कॉमन मिल सके, इसके लिए कितना जोड़ना पड़ेगा यही पूछा जाए। यम घात 2 ऋण यमयन धन 4 यम। अब इसमें आगे कितना जोड़े हम? जोड़ने में धन वाली भी राशि हो सकती है, ऋण वाली भी। कितना जोड़े, लेकिन यम ऋण यन उभयनिष्ठ खंड मिले, कॉमन मिले। तो देखिए जो जोड़ा जाएगा उसको लेकर के 4 पद बनेंगे, 2-2 का समूह बनेगा। दोनों ही समूहों में ये यम ऋण यन होना चाहिए कॉमन। यहाँ कुछ गुणे यम ऋण यन मिल जाए, धन कुछ गुणे यम ऋण यन मिल जाए, तो अगली लाइन में यही यम ऋण यन उभयनिष्ठ हो जाए। तो पहले पद में भी कुछ गुणे यम ऋण यन चाहिए या यम ऋण यन गुणे कुछ चाहिए, और दूसरे पद में भी कुछ गुणे यम ऋण यन चाहिए या यम ऋण यन गुणे कुछ चाहिए। यानी पहले पद में भी एक ब्रैकेट यम ऋण यन के रूप में चाहिए, दूसरे पद में भी एक ब्रैकेट यम ऋण यन के रूप में चाहिए। तो देखिए पहले पद में यम ऋण यन के रूप में मिल जाए, अगर यम कॉमन ले ले तो यम ऋण यन के रूप में एक मिल गया। अब इसी तरह से यहाँ आगे क्या ऐड कर दे कि इसमें और उसमें कॉमन हो, तो कोष्ठक में यम ऋण यन बचे। तो उसके लिए यहाँ ऋण 4 यन अगर जोड़ देंगे तो 4 कॉमन हो जाएगा, यम ऋण यन एक कोष्ठक के रूप में बचेगा, ये उभयनिष्ठ होगा। और तब ये जब यम ऋण यन उभयनिष्ठ होगा तो इसका गुणनखंड हो जाएगा यम ऋण यन यम धन 4। तो ये नहीं कहा है कि कितना जोड़ेंगे कि क्या आएगा गुणनखंड, बल्कि केवल यही बताना है कि कितना जोड़े तब हमने ये गुणनखंड कॉमन मिला। तो कितना जोड़े? ऋण 4 यन, ऋण 4 यन जोड़ना पड़ेगा। छठवां है रिक्त स्थान भरिए। ये लिखा है छठवें का पहला, यूटी धन जगह खाली है बराबर यू धन 80 एक कोष्ठक में गुणे दूसरे कोष्ठक में जगह खाली।
अब यहाँ क्या भरना है और यहाँ क्या भरना है यही पूछ। तो देखिए ये कोष्ठक हो जाए u धन 80, u धन 80, यहाँ से u बचे केवल। अब यहाँ से u तब बचेगा केवल जब इस पद में t कॉमन ले लिया। तो t अगर कॉमन लेना है, केवल u बचाना है, तो इस दूसरे पद में भी t चाहिए। दूसरी चीज कि यहाँ से u बचे, यहाँ से 80 बचे, दूसरे पद से 80 बचे, तो t अभी पता चला कि कॉमन भी लेना है और दूसरे पद में 80 बचाना भी, इसलिए यहाँ होना चाहिए a t घात 2। अगर यहाँ a t घात 2 हो जाए, अब t कॉमन ले लिए, बच जाएगा u प्लस 80। तो वही जो t कॉमन है वही यहाँ लिखा। भाई इसको चाहे हम लोग t कॉमन लेके इसे लिखते u प्लस 80, चाहे यही t उस तरफ लिखते 4 गुणे 5, चाहे 5 गुणे 4। तो यहाँ होना चाहिए a t घात 2, यहाँ होना चाहिए t। इसी तरह से दूसरा भाग है इसका, a घात 3 ऋण a घात, ये जगह खाली है, a घात 3 जगह खाली ऋण ab धन, आगे है b घात 3 बराबर, पुनः कोष्ठक में जगह खाली a घात 2 ऋण b। तो देखिए इसको तो हम लोग नहीं समझ पा रहे कि कितना यहाँ होना चाहिए, लेकिन एक तो ये a घात 2 ऋण b एक गुणनखंड के रूप में चाहिए। यहाँ एक पद मिलेगा, यहाँ भी जगह खाली है, तो 4 हो जाएंगे। 4 होने पर 2-2 का समूह बनेगा। अब 2-2 के समूह में अगर पहले दूसरे को एक साथ कर दे तो तीसरे चौथे को एक साथ करना पड़ेगा। तीसरे चौथे को एक साथ करेंगे अगर ऋण AB, अब कोष्ठक के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा कोष्ठक के बाहर में। तो इसमें अगर b कॉमन ले ले तो ये हो गया a ऋण b घात 2। अब देखिए दूसरे पद से ये ऋण b, पहले पद में बचना चाहिए a घात 2। ऐसे आप समझ लीजिए, पहले पद से अगर यहाँ बच जाए a घात 2 और दूसरे पद से बच जाए ऋण b, तो कॉमन होने के बाद एक कोष्ठक हमें a घात 2 ऋण b का मिल जाएगा, बचे हुए का। तो उसके लिए अगर यहाँ खाली ऋण b बचाना है तो ये कॉमन होना चाहिए। ये कॉमन तब होगा जब ये यहाँ भी हो। अभी इस लाइन को हम लोग प्राप्त कर ले, यही कॉमन हो जाएगा, ये राशि। अब ये लाइन प्राप्त करने के लिए ये इतना हिस्सा हमारे पास है, ये हिस्सा बनाना है। और अगर इस हिस्से को तोड़ करके आप देखें, a घात 2 गुणे ये लिखा है a घात 3, a घात 2 गुणे ऋण b घात 2, यही हो गया ऋण a घात 2 b घात। और तब इस तरह से होने पर क्या कॉमन हो जाएगा, a ऋण b घात 2 और बच क्या जाएगा a घात 2 ऋण b। ये लिखा ही है a घात 2 ऋण b, यही बच जाएगा यहाँ a ऋण b घात 2। यहाँ इस कोष्ठक में इतना भरा जाएगा और यहाँ ये लिखा है a घात 2 b घात 2। और थर्ड पार्ट है इसका 3x घात 2 6x घात 2 y धन 9 x y घात 2। इस तरफ जगह खाली है, यहाँ लिखा है x धन 2 x y
धन 3y घात। तो देखिए पहले पद में केवल x बचना चाहिए, तब बचेगा जब 3x कॉमन हो जाए। दूसरे पद से केवल 2xy कॉमन होना चाहिए, बचना चाहिए। कब बचेगा? जब 3x कॉमन हो जाए। इसी तरह इसमें भी 3x कॉमन होने के बाद वो बचेगा। यहाँ कॉमन वाला जो पद है वो होगा 3x।